इस वीडियो में हम जानेंगे गोरखाओं के इतिहास के बारे में और कैसे अंग्रेज़ कभी ओपन वॉरफेयर में गोरखाओं को कभी नहीं हरा पाए और बाद में उन्हें मजबूरन होकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना पड़ा। किस तरह से गोरखा शासनकाल हिंदुस्तान में रहा, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गोरखा की द्रव्य प्रथा के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना कोई वक्त खराब करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। गोरखा मूल रूप से नेपाल के होते हैं। कहते हैं 16 शताब्दी में संत बाबा गोरखनाथ के अनुयायी होने की वजह से यहाँ के लोग गोरखा कहलाए। 18वीं शताब्दी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था। पृथ्वी नारायण शाह ने इनका एकीकरण किया और इनकी सेना गोरखा कहलाई। फिर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों राज्यों के मंत्री रहे। हर्षदेव जोशी ने गोरखा फौज को दावत दी, फिर गोरखा ने इसे स्वीकार कर लिया। काली नदी पार करके 1790 में गोरखा सेना ने कुमाऊं को जीत लिया और 1803 में गढ़वाल को भी खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह को हरा करके गढ़वाल को भी अपने कब्जे में ले लिया और आज के पूरे उत्तराखंड पर गोरखा सेना का कब्जा हो गया। फिर इसके बाद गोरखा सेना कहाँ रुकने वाली थी? फिर गोरखा सेना ने हिमाचल का कुछ पार्ट, बंगाल, बिहार और सिक्किम का कुछ पार्ट को अपने अंडर कर लिया। इनके राज को गोरख्याली राज कहा गया, जो कि बहुत अत्याचारी काल रहा। गोरखा सैनिकों के राजा नेपाल में रहते थे, लेकिन उनके सैनिक सामंत सुब्बा के नाम से राज किया करते थे। खुखरी गोरखा का मुख्य हथियार था, जो डोटी के गढ़ी नामक स्थान पर बना करता था। इनके सामंत यानी कि सुब्बा उस वक्त लोगों को बहुत सताया करते थे। इनकी न्याय प्रणाली इतनी भयानक थी कि जिससे लोग कांप उठते थे। इस न्याय प्रथा को ये लोग दीप प्रथा बोलते थे। आइए इनकी दीप प्रथा के बारे में जान लेते हैं। जब ये नहीं पता लग पाता था कि दोषी है कौन, तो ये दिव्य प्रथा यानी दीप प्रथा का इस्तेमाल करते थे। जैसे गोला दीप, जिसमें आरोपी को हाथ में गर्म लोहे की छड़ी लेके चलना पड़ता था। जिसका हाथ जल जाता था उसे वो दोषी मान लेते थे। कढ़ाई दीप, इस विधि में दोषी को अपना हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में डालना पड़ता था। अगर हाथ जल जाता था तो वो दोषी मान लेते थे। तराजू दीप, इस विधि में अपराधी को पत्थर से तराजू में तोला जाता था। अगर अगले दिन उसका वजन पहली बार से ज़्यादा आता था तो वो निर्दोष माना जाता था। अगर कम आता था तो उसे वह सजा दे देते थे। जलदीप, इसमें दो लोगों के बीच मसला सुलझाने के लिए किया जाता था। वादी और प्रतिवादी के बच्चों को तालाब में डाला जाता था। जिसका बच्चा देर से डूबता था वह निर्दोष माना जाता था। जहर दीप, जिसमें जहर दिया जाता था। अगर बच गया तो निर्दोष, वरना दोषी मान लिया जाता था। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर कोई गर्म छड़ी हाथ में पकड़ेगा तो उसका हाथ जलेगा ही। जी हाँ, ये सच बात है, आप सही सोचते हैं। लेकिन ये प्रथा कुछ इस तरह से ही बनाई गई थी, इनका कोई मतलब नहीं था। इनके साथ साथ कई और दिव्य प्रथाएं थी जिनको इतिहासकारों ने मेंशन किया है। गोरखा शासनकाल में अगर कोई टैक्स नहीं भरता था तो उसे और उसके परिवार को दास बनाकर बेच दिया जाता था। हरिद्वार उस समय इनकी दास विक्रय का स्थान था। महिलाओं का छत पर चढ़ना अपराध था। अगर कोई ब्राह्मण किसी की हत्या कर देता था तो उसका जनेम और शिखा काटकर देश निकाला घोषित कर देते थे। गोरखाओं के ब्राह्मण मिश्र और उपाध्याय हुआ करते थे। उनके अलावा वो किसी को भी नहीं माना करते थे। शासित करने वाले स्थानों पर सुब्बाओं का व्यवहार ब्राह्मणों से अच्छा नहीं था। शासित जगहों में ब्राह्मण सामान ढोया करते थे। गोरखाओं का कहना था ब्राह्मणों का पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। लेकिन अब उनका सामना अंग्रेज़ों से था। एंग्लो गोरखा युद्ध के 3 बड़े कारण थे। पहली, अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार नीति, जिसमें गोरखा कबाब में हड्डी बने हुए थे। दूसरा, तिब्बत और चीन से व्यापार करना इनका मकसद था। तीसरा, गढ़वाल के राजकुमार और प्रद्युमन शाह के बेटे सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों को निमंत्रण दिया था ताकि वो गोरखाओं पे आक्रमण कर सकें। अंग्रेज़ सुदर्शन शाह की बात मान लेते हैं। ये सारी वजहें अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच युद्ध पैदा करती हैं। जब अंग्रेज़ों का सामना गोरखाओं से होता है तब गोरखा कुमाऊं, गढ़वाल, नाहन, बिहार के कुछ पार्ट में अधिकार करके बैठे हुए थे। युद्ध की शुरुआत गोरखपुर के बुटवाल परगने से होती है, जहाँ टैक्स को लेकर जंग शुरू हो जाती है। जब अंग्रेज़ों का कब्जे में गोरखाओं का आक्रमण होता है
और गोरखा टैक्स वसूली करने लग जाते हैं। तब लॉर्ड हेस्टिंग तक ये बात पहुंचती है। लॉर्ड हेस्टिंग ने सेना भेजकर वापस बुटफाल परगने पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अमर सिंह थापा ने फिर से एक सेना भेजकर उस परगने को वापस जीत लिया था। अमर सिंह थापा इनका सबसे कुशल योद्धा था, जो नाहन में सूबे की तरह काम कर रहा था और गोरखाओं के विस्तार नीति को बढ़ा रहा था। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में बहुत दुश्मन मिले, लेकिन ऐसे नहीं मिले जिन्होंने जंग से उनके पैर उखाड़ दिए हों। अंग्रेज़ अब रणनीति बनाकर 4 अलग जगहों से गोरखों पर आक्रमण करते हैं। जनरल मोर्ले बिहार से काठमांडू पर 8000 सैनिक लेकर आक्रमण करता है, पर गोरखा उसे बुरी तरह हरा देते हैं। मेजर जनरल वुड 4000 सैनिकों के साथ गोरखपुर पर आक्रमण करता है, लेकिन वुड भी वहाँ असफल ही रहता है। बाद में लॉर्ड हेस्टिंग ब्रैडशॉ को भेजकर एक बड़ी सेना के साथ उस जगह को जीत लेते हैं। अंग्रेज़ों की विशाल 10,000 की फौज की सेना, घोड़ों, सारे हथियारों से लैस, बस एक चीज़ की कमी उनमें थी, हिम्मत और बहादुरी की, जो गोरखाओं के पास कूट कूट के भरी हुई थी। तीसरी तरफ से गिलेस्पी ने देहरादून के खलंगा पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त गोरखा सेना का नेतृत्व बलभद्र शाह कर रहा था। गोरखाओं के गोरिल्ला हमले और गूंजते हुए नारे जय महाकाली, आयो गोरखाली ने अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी थी। खलंगा के युद्ध में अंग्रेज़ों के काफ़ी सैनिक मारे गए। बस कुछ बंदूकें, गुलैल और खोखरी से गोरखाओं ने अंग्रेज़ों की हाईली टेक्निकल सेना को पस्त कर दिया था। जब खोखरी से गोरखा शरीर को काटते तो ऐसा लगता जैसे पेड़ से पत्ते को काट रहे हों। अंग्रेज़ सैनिक वापस भागने लगे और गिलेस्पी भी मारा गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने किले की पानी की सप्लाई का पता लगा लिया था और उन्होंने पानी की सप्लाई रोक दी। 3 से 4 दिन बलभद्र शाह और उसके आदमियों ने जमा हुआ पानी को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में उन्हें किले के दरवाज़ा खोलना ही पड़ा और बलभद्र शाह और उसके आदमी वहाँ से भाग गए और रणजीत सिंह की सेना में मिल चुके थे। इस युद्ध में बलभद्र की वीरता से अंग्रेज़ काफ़ी प्रभावित हुए। उनके सम्मान में अंग्रेज़ों ने एक स्मारक का निर्माण भी करवाया, जो गिलेस्पी और बलभद्र शाह की सेना के लिए एक सम्मान था। कपटपूर्ण नीतियों से ऑक्टरलोनी भी अमर सिंह थापा को मजबूर करता है और सारी सेना को पीछे हटना पड़ता है। नाहन में एक संधि भी होती है जो अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में हुई थी, जिसे नाहन की संधि के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेज़ों की हानि बहुत हो चुकी थी, वो युद्ध नहीं चाहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने ई गार्डनर को नियुक्त किया कुमाऊं में। अंग्रेज़ों की सहायता हर्षदेव जोशी भी करता है, जिसने गोरखाओं को आमंत्रण दिया था, और कुमाऊं और गढ़वाल की जनता भी अंग्रेज़ों की तरफ हो जाती है, जिससे गोरखे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। गार्डनर कुमाऊं के अल्मोड़ा पर आक्रमण करता है और हियर्सी चंपावत से कुमाऊं पर आक्रमण करता है। वहाँ गोरखा सेनापति हस्तिदल चौतरिया हियर्सी को बंदी बना लेता है, लेकिन गढ़नाथ के युद्ध में हस्तिदल चतुरिया मारा जाता है। फिर बमशाह 26 अप्रैल 1815 को अंग्रेज़ों के साथ संधि करके वहाँ से चले जाते हैं और कुमाऊं पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। फिर बिहार के संगौली में अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच संधि होती है। गोरखाओं की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र नेपाल से और अंग्रेज़ों की तरफ से ब्रैडशॉ हस्ताक्षर करते हैं। गोरखों ने अंग्रेज़ों की एक बेहतर फौज होने का घमंड तोड़ दिया था और संगरौली संधि के तहत गोरखा एक रेजिमेंट के रूप में अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हो जाते हैं। गोरखा अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर दोनों वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े हैं और बहुतों ने शहादत दी है। ब्रिटिशर्स उस समय बहुत पावरफुल थे और हर साउथ एशिया की कंट्री पे उनका आधिपत्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने नेपाल को कॉलोनी नहीं बनाया। इसका सबसे पहले ये कारण था कि अंग्रेज़ ओपन वॉरफेयर में गोरखाओं को नहीं हरा सकते थे, और दूसरा कारण था कि उस वक्त मराठा और सिख अम्पायर भी उनसे बगावत कर रहा था, तो वो एक और दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। तीसरा, नेपाली सेना ने बाद में अंग्रेज़ों की बहुत मदद करी और ये व्यापार करने भी लगे थे, जिससे दोनों के बीच एक अच्छे संबंध स्थापित हो गए। 1857 की क्रांति में भी नेपाली सेना ने अंग्रेज़ों की सहायता करी, इसलिए अंग्रेज़ों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो नेपाल को कभी अपनी कॉलोनी बनाएं। आज़ादी के बाद भी कई रेजिमेंट अंग्रेज़ अपने साथ लेके चले गए और पहली,
तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 9वीं और 11वीं गोरखा रेजिमेंट का भारतीय सेना में विलय हो गया और वो अपनी बहादुरी की कहानियाँ अभी भी लिख रहे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कृपा करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।